नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 1 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज कवर करेंगे ताकि आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट के एग्जाम में जरूर फायदा होने वाला है। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक से ही आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पर अब तक जितने भी सेट में एग्जाम हुए हैं सारे सेट की पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सेकंड शिफ्ट की वीडियो आज डिले हो जाएगी, मतलब आपको 2 मार्च को मॉर्निंग को मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कम समय में आप ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने में सक्षम हो पाओगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी तो मैथ वगैरह के जो सवाल रहते हैं वो मिस नहीं होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। आपको 299 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। 100+ एग्जाम्स के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, जैसे कि ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। टीटीजी के से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके इन 39 सवाल में से कितने करेक्ट हो रहे हैं। एंड में कमेंट जरूर करना। एडीबी यानी जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मसातसुगु अस्कावा। एडीबी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, जो कि एशियन विकास बैंक के 10वें प्रेसिडेंट हैं। 17 जनवरी 2020 से कंटिन्यू। एक सवाल जो इजी सवाल पूछा गया है, होमो सैपियंस जो मानव प्रजाति हैं उनके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी हमारे पूर्वज हैं वो कहाँ से थे सबसे पहले, तो अफ्रीका करेक्ट हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी कविता के लेखक कौन है, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, लेखिका यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी। गोल गुम्बद कहाँ पर है, गोल गुम्बद है, गुम्बज है, ये है दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक के बीजापुर में है। और यहाँ पर किसका मकबरा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो गोल गुम्बद जो बीजापुर में है तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कहाँ पर है, बीजापुर, कर्नाटक में है। इसकी स्टाइल पूछ लें कि इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, तो ये डेक्कन इंडो इस्लामिक हो जाएगी। और कौन से स्टोन से बना हुआ है गोल गुम्बज है, तो ये बेसाल्ट स्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट वन देखिएगा, 1938 और 1939 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों ही अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में हरिपुरा में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन और 1939 में हुआ था त्रिपुरा में। इन दोनों ही अधिवेशन के अध्यक्ष आपको पूछा है तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। गांधी जी जो कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, 1924 में बेलगांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर, 1937 फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। एनिवेशन की बात करें तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं, 1886, 1906 और 1893 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 1885 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिएगा, तो आप कमेंट करके बताना जो भी प्रथम शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, जो सवाल नंबर 6 और 7 इनमें से कौन सा सवाल पूछा गया या फिर दोनों पूछे गए थे। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कब परमाणु विद्युत संयंत्र से पहली बार बिजली उत्पादित की गई है, तो ये हो जाएगा आपके अक्टूबर 1969 में। कब, अक्टूबर 1969 में सबसे पहले परमाणु विद्युत संयंत्र है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है न्यूक्लियर एनर्जी से। बात करूं एटॉमिक एनर्जी एक्ट की, यदि ये भी पूछा गया तो 1962 में ये लागू किया गया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट। कमेंट करना दोनों में से कौन से थे या फिर दोनों थे। अगला सवाल देखिएगा, स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। सवाल की लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर आपका होमी जहांगीर भाभा था। और होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिनेवा में, उसकी अध्यक्षता भी की थी। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज कौन सा है, तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत में बना हुआ है
INS विक्रांत हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत कौन सा, तो ये INS गोदावरी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन में कितने जीन्स का सेट होता है, तो 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, XX और XY। 2020 में ओपेक से किस देश ने सदस्यता छोड़ दी थी, बहुत बार बता चुका हूँ प्रीवियस शिफ्ट में एनटीपीसी के। 2020 में ओपेक से जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ी थी। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था, जो ओपेक हैं मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, उसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, जहां पर मैंने बताया था कि जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ी थी, वहीं से पूछ लिया। तो वर्तमान में ओपेक के 13 सदस्य देश हैं। कौन से हैं, सऊदी अरब है, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, UAE, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो हैं। और इससे पहले एक्वाडोर भी था, इंडोनेशिया, कतर है, ये इनके पूर्व सदस्य थे, वर्तमान में नहीं है। ओपेक यानी जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है वो ओपेक हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक का हेडक्वार्टर एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस का आपको पूछा गया है। ऑप्शन इस टाइप से दिए गए थे, तो प्लॉटर है जो एज ए प्रिंटर होता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। 2003 में जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की ओर से विश्व चैंपियनशिप हुई है एथलेटिक्स की, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स में भारतीय महिला ने मेडल जीता है, वो कौन थी, 2003 का यहाँ पर एक करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगी। 2003 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लॉन्ग जंप में ये इन्होंने मेडल जीता था, जो पेरिस में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा से संबंधित एक ड्राफ्टिंग कमिटी है, उनके अध्यक्ष पूछा है तो जॉन पीटर्स हम्फ्री हो जाएंगे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र को अंगीकार किया था। कमेंट करके बताना फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं। इन 2 सवाल में डाउट है, दोनों में से एक पूछा गया या फिर 2 सवाल पूछे गए, तो ऐसे 2 सवाल, इससे पहले एक मैंने बताया, इनमें थोड़ा डाउट है कि दोनों अलग अलग पूछे गए या फिर इनमें से एक कोई पूछा गया है, कमेंट कर देना। बाकी ये सभी रियल क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो प्रतिपादक हैं वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री नाम है महमूद उल हक हैं। इनके द्वारा HDI है वो 1990 में क्रिएट किया गया है। और मैं कुछ रैंक की बात करूं करंट अफेयर्स की, ये तो हो गया मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक हैं मोहम्मद उल हक हो जाएगा। 2019 में भारत की क्या रैंक थी मानव विकास सूचकांक में, तो 129वीं रैंक थी आउट ऑफ 189 में से। प्रथम रैंक है वर्तमान 2020-19 दोनों ही केस में नॉर्वे की हो जाएगी। सबसे निचले पायदान पर 2019 में नाइजर था। बात करूं मैं HDI रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है वर्तमान में, तो UNDP के द्वारा जारी की जाती है। 2020 में भारत की रैंक है 131वीं, 19 में 129वीं थी। और मानव विकास सूचकांक किसके आधार पर जारी किया जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये UNDP जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है, तो आज जो सवाल पूछे गए जैसे कि 40 सवाल पूछे गए थे, इसमें से 15 के आसपास इजी सवाल थे, बाकी टफ सवाल पूछे गए थे प्रथम पारी में, तो जो रिपीटेड थे 15 सवाल के आसपास। तो भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है, ये ऑप्शन दिए गए थे। जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता है कमेंट करके बता सकते हैं। किस हवाई अड्डे के सामने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा लगी हुई है, तो यदि आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वो कहाँ पर है, वाराणसी में है, जहाँ पर ये प्रतिमा स्टेचू लगा हुआ है, जिसका उद्घाटन 2019 में इस स्टेचू का हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं लेकिन जो उसका फंक्शन है, कार्य है, वो अलग अलग होते हैं, ऐसे ऑर्गन अंग क्या कहलाते हैं जिसको उत्पत्ति और संरचना समान, कार्य अलग अलग हैं, तो ये समजात अंग हो जाएंगे। सजात या फिर समजात अंग होते हैं, जैसे कि पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद है, उत्पत्ति और संरचना समान है, कार्य इनका अलग अलग है, तो ये समजात अंग हो जाएगा। एक समरूप अंग होता है जो इसका उल्टा होता है, मतलब वे अंग जो दिखने में एक जैसे हैं, कार्य इसमें समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होती है। समरूप अंग जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख हैं, कार्य समान रहेंगे, उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है, समरूप आपको एक जैसा दिखने वाला है। यहाँ पर किस हेरिटेज साइट को 2019 में
यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से हटा दिया गया है। तो यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल है उसमें एक और लिस्ट बनाई गई है जो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट है, जिसमें भारत के भी 2 मॉन्यूमेंट पहले रह चुके हैं, स्थल रह चुके हैं, जिसको बाद में हटा दिया गया था इस डेंजर लिस्ट से। तो इस डेंजर लिस्ट में 2019 को कौन से स्थल को हटाया गया है विश्व में? तो 2 स्थल को हटाया गया है। आप कमेंट करना क्या ऑप्शन थे। एक तो ये हम्बर स्टोन एंड सांता लोरा साल्ट पीटर वर्क्स है, ये एक स्थल है जो कि चिल्ली में है। एक स्थल है बर्थ पैलेस ऑफ जीसस है, इसको हटाया गया है। तो दोनों स्थलों को यहाँ पर जो साइट है ये लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज जो डेंजर लिस्ट है यूनेस्को की उसमें से रिमूव कर दिया गया है। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक तो हम्पी का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन हम्पी को 2006 में इस लिस्ट से हटाया गया था और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2011 से हटाया गया था। अगला सवाल देखिएगा, 1 जनवरी 2021 तक भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 38 करेक्ट करना था, 40 नहीं था। वैसे मैं वर्तमान केस की बात करूं तो ये ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुई है, यूनेस्को की वेबसाइट पर ये अपडेट नहीं की गई है। तो अभी तो 38 ही भारत में यूनेस्को की द्वारा घोषित विश्व विरासत या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2 कौन सी हैं जो एक अस्थायी आप मान सकते हो, उसमें ग्वालियर और ओरछा को शामिल करते हैं तो ये 40 हो जाती हैं। अगला सवाल देखिएगा, बाण भट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये रिपीटेड सवाल पता होगा, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट दरबारी कवि थे। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल ये पूछा गया था कि जो हर्षचरित हैं वो किन के द्वारा लिखित हैं? तो बाण भट्ट ने लिखी थी कादम्बरी और हर्षचरित। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बता चुका सवाल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसमें भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश का हुआ है? यानी सबसे ज़्यादा एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में किस देश का रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सिंगापुर का, उसके बाद सेकंड नंबर पर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड, फिर यूएसए हो जाएगा। सिंगापुर का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और वर्ल्ड वाइड बात करूँ मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक एफडीआई होता है, जहाँ पर बहुत से देश निवेश करते हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश होता है वो नीदरलैंड में होता है, उसके बाद यूएस में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होता है। एक सवाल पूछा गया था 1985 में जो असम समझौता हुआ था उसमें किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? मतलब उस समय प्रधानमंत्री आपको यदि पता होता कौन थे और 1985 में तो आप इजीली कर सकते थे। तो ये असम समझौता हुआ था, उस समय राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। कब हुआ था? 15 अगस्त 1985 को हुआ था। असम आंदोलन से संबंधित यहाँ पर एक समझौता हुआ है। भारत सरकार और असम आंदोलन में जो नेतृत्व कर रहे थे, जो कौन सा असम आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे? तो AASU यानी ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा असम आंदोलन किया जा रहा था। उनके मध्य भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ था 1985 में, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, NRDWP की फुल फॉर्म पूछी है। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो जाएगा NRDWP। भारत में किस आंदोलन के बाद जो कॉटन है, कपास है, इनके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो कपास के उत्पादन में वृद्धि में कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन है। इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, यदि किसी भी कैंडिडेट को याद हो या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर स्टेचू किसका बना हुआ है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर स्टेचू है वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। किसका? ग्रेनाइट का बना हुआ है। गोमतेश्वर की ये जो प्रतिमा है ये जैन धर्म से संबंधित है, बाहुबली को समर्पित है, जो कि 983 CE में बनाया गया था। एक ईजी सा सवाल आपके लिए मैं यहाँ पर छोड़ जाता हूँ कि ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, किस राज्य में है? काफ़ी ईजी सवाल है, कमेंट करके बता देना ताकि पता चल जाए कितने स्टूडेंट कैंडिडेट है कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। इंद्रधनुष 2.0 के तहत किस क्षेत्र की बैंकों में सुधार किया गया है? तो ये वैक्सीनेशन टीकाकरण का नहीं था, इंद्रधनुष 2.0 है। ये बैंकिंग से संबंधित आपके सवाल पूछा गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके लिए उनकी सेहत के सुधार के लिए ये इंद्रधनुष 2.0 है, मिशन है, ये लाया गया था। तो इसमें पूछा गया है किस क्षेत्र की, जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ये टीकाकरण नहीं था। ऑप्शन में जैसे कि निजी क्षेत्र की बैंक था, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक था, दोनों बैंक थे, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं उनमें सुधार के लिए ये इंद्रधनुष 2.0 मिशन है।
और इसमें देखिए 7 इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ए से लेकर जी तक 7 प्रावधान किए गए हैं। और ये जो बैंकिंग क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष को पीजे नायक समिति के सुधारों के आधार पर लागू किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है बैंकों का जो इंद्रधनुष अभियान है उसमें कौन सा प्रावधान नहीं है। तो 7 प्रावधान में ए से लेकर जी तक, जैसे ए बी सी सी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा जो वर्ड है, तो ए का मतलब है अपॉइंटमेंट, बी का मतलब है बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी का मतलब है कैपिटलाइजेशन यानी पूंजी जुटाना, और डी का मतलब हो जाएगा आपकी डिस्ट्रेसिंग तनाव मुक्त करना, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, एफ यानी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व की स्थापना, और गवर्नेंस रिफॉर्म है प्रशासनिक सुधार है, ये जी हो जाए। तो ए से लेकर जी तक ये टर्म भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, तहकीक आई हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। देखिएगा इस पुस्तक का एक अन्य नाम, ये भी मतलब पूरा नाम इस पुस्तक का ये आप देख सकते हो पूरा नाम है, और आपको इसका पूछा गया था इसके ऑथर कौन है, तो पर्शियन ट्रैवलर हैं, अल बरूनी इसके लेखक हैं, तहकीक आई हिंद के। पीएचडी फाइल एक्सटेंशन किस में प्रयोग होता है, जैसे कि आपकी जेपीजी हो गया, जेपीईजी, पीएनजी, ये फाइल एक्सटेंशन जो इमेज के फाइल एक्सटेंशन है पूछा था ये किस में होता है। पीएचडी का मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा एडोबी फोटोशॉप एप्लीकेशन है उसमें एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, ऑप्शन में एडोबी फोटोशॉप होगा, वो आपको करेक्ट करना था। कौन सा फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन नहीं है, ऑप्शन नहीं मिले इसका, इसलिए नहीं बता सकता क्या ऑप्शन थे। फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। अगला सवाल देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा विकसित भूमिगत जल प्रणाली पूछा है, तो ये थोड़ा टफ सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके जो प्राचीन सभ्यता है उनमें भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता था, तो ये जो प्रणाली क्या कहलाती थी, इसे कारिज बोला जाता था या फिर कनात सिंचाई प्रणाली कहा जाता था। मतलब क्या हुआ, किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया जाता था, तो जो सबसे ऊंचा स्तर देखा जाता था, जो धरातल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है बाकी स्थलों से, वहां पर जो जल का स्रोत मौजूद है, तो करते क्या थे, जो ऊंचाई पे स्थित, जैसे कि उसका भूमिगत जल का प्रयोग करना है तो ऊंचाई पर सबसे पहले जाएंगे, वहां पर कोई नल कुआं बना दिया और करेंगे क्या, वाष्पीकरण, जल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए भूमिगत जो जल है किस प्रकार उपयोग करेंगे, जल को बाहर लेकर नहीं आएंगे ऊंचाई में, अंदर ही भूमि के अंदर ही इस प्रकार नाली बनाई जाएगी जो कि निचले हिस्से में जाएगी ताकि जल का वाष्पीकरण न हो और निचले हिस्सों में जल की आपूर्ति की जा सके। तो इस टाइप से ये गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग होता था ऊपर से नीचे जाने में जल को, और अंदर ही अंदर भूमि के अंदर ही अंदर यहाँ पर नाली बनाई जाती थी, तो ये कनात सिंचाई प्रणाली हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक है वो मनाने की घोषणा की है। एग्जैक्ट इस टाइप से पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने जो घोषणा की वो कौन सा डिकेड है, तो 1981 से लेकर 90 वाला दशक हो जाएगा ना, 1981 से 90 तक का ये पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ डिकेड से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया था, ये 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन आपको डिकेड का पूछा था, दशक का पूछा था, 1981-90 का हो जाएगा, जो कि जल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक हो जाएगा। देखिएगा एक और दशक है जो नाम इसका ये है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ है, जल जीवन वाटर फॉर लाइफ के लिए डिकेड है, वो 2005 से 15 तक वाला दशक हो जाएगा। 2003 में इस दशक की घोषणा की गई थी, तो वाटर फॉर लाइफ का पूछ ले 2005 से 15 हो जाएगा। आपको पूछा गया था पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक है जो 1981 से 90 है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जल के बारे में, तो मार्च 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक और डिकेड वर्ष घोषित किया गया है, वाटर एक्शन डिकेड है, ये 2018 से 2028 तक है। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2021 से 2030 तक है ये यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का डिकेड है वो 2021 से 30 है। वाटर एक्शन डिकेड 18 से 28 है, 2005 से 15 है। वाटर फॉर लाइफ का डिकेड है। आपको जल आपूर्ति और स्वच्छता वाला पूछा था, पेयजल आपूर्ति स्वच्छता वाला 1981-90 था। रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सबसे पहले रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था लागू की गई थी। पूछ लें किसके काल में, तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में ये प्रारंभ की गई थी। रेत का मतलब होता है किसान, और इसके तहत किसानों को भूमि के मालिकाना हक है वो दिया गया था। इस लाइन से सवाल पूछा हुआ एग्जाम में जरूर
देखना होगा। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? इससे पहले एनटीपीसी में सवाल क्या आया था कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में 1837 में सफलता किसने हासिल की थी? तो यदि आपने वो सवाल देखा होगा तो आंसर कर सकते थे। अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो 1837 में अशोक के जो शिलालेख है जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे उनको पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 में। किन्होंने? जेम्स प्रिंसेप ने। स्वतंत्रता से पूर्व कब उद्योगपतियों के समूह के द्वारा पूंजीवादी योजना पेश की गई थी? एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। इससे पहले 2 शिफ्ट में आया था, बॉम्बे प्लान का सवाल था। 1944 में बॉम्बे प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी। तो 8 उद्योगपतियों के ग्रुप ने एक 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। पूछा था कब की थी? स्वतंत्रता से पूर्व 1944 में की गई थी। संस्थापक में जो उद्योगपति हैं ये आप जरूर देख लेना। और इसे भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित योजना कहा जाता है, बॉम्बे प्लान या फिर बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपोर्टेंट प्लान की मैं बात करूं आने वाले शिफ्ट में, तो पीपुल्स प्लान का सूत्रपात एमएन रॉय ने किया था, एनटीपीसी में आ चुका है। और गांधीयन प्लान का सिमरन नारायण अग्रवाल ने 1944 में, सर्वोदय प्लान का सूत्रपात जयप्रकाश नारायण किया था। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन में नहीं होता है? तो रासायनिक केमिकल जो चेंज रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें रंग का परिवर्तन होता है, सही है। गैसों की उत्पत्ति भी होती है रासायनिक परिवर्तन में, आकार भी होता है। और चौथा ऑप्शन क्या था? नहीं मिला है। कौन सा? ग्रिगोर जॉन मेंडल है। मेंडल का नियम नहीं है। सवाल थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकती थी, स्टेटमेंट से पूछा गया था, बताना क्या एग्जैक्ट था। बाकी मेंडल के नियम की बात करूं तो प्रभाविता का नियम हो गया, विसंयोजन का नियम है, जैसे पृथक्करण का नियम भी बोला जाता है, युग्मकों की शुद्धता का ये एक ही नियम है, स्वतंत्र अपयून का नियम है, ये सभी मेंडल के नियम हो जाएंगे जो आनुवंशिकता के हैं। अंगूर के उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। अंगूर के उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आंसर पता है तो बता देना। सबसे अधिक टुंड्रा बायोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्या ऑप्शन थे? मिले नहीं है। टुंड्रा प्रदेश के 3 प्रकार है, आर्कटिक है, अल्पाइन है, अंटार्कटिक है। तो आर्कटिक में आई थिंक सबसे ज्यादा है। और ये एक वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता होता है जहाँ पर सब कम छोटी झाड़ियाँ होती है इसमें टुंड्रा बायोम में। एक सवाल पूछा गया था, ओड वन आउट हो सकता है ये, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र में अलग नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी आपको पता है? हिमालय से निकलती है, मैंने आपको बता चुका हूँ। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र है। जो हिमालय से निकलती है ये अलग है। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी है, ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी है। तो ये सभी कावेरी यहाँ पर दिया गया है, तीनों नदियाँ ये पेनिसुलर हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये हिमालय नदियाँ जो अलग हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। बाकी मैं बात करूँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। एक सवाल ये रीजनिंग का पूछा गया है, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसी प्रकार अन्य कौन से ऑप्शन रिलेट थे? तो यहाँ पर द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम हो जाएगा। केल्विन तापमान उल्टा दे दिया, यहाँ पर तापमान केल्विन होता तो ये हो सकता था। बाकी ये सही दिया गया था, जिस प्रकार सबसे पहले भौतिक राशि फिर मात्रक था। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल मैंने सारे सवाल बताने की कोशिश की है। 1-2 सवाल में थोड़ा डाउट था, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जिनमें कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।